एक नई नवेली दुल्हन सुहाग रात की सेज पर बैठकर अपने पति का इंतजार कर रही होती है। तभी उसके पति कमरे में आते हैं और कमरे में आकर जैसे ही दरवाज़ा बंद करके अपनी नई नवेली दुल्हन के पास बैठते हैं और पास बैठकर जैसे ही उसका घूंघट उठाते हैं तो घूंघट उठाते ही उसके मुंह से निकल जाता है, ओ माय गॉड। यानी मतलब वो बेहद खूबसूरत थी और इतनी खूबसूरत कि बला की खूबसूरत लग रही थी। वो अपने आप को रोक नहीं पाता और अनायास ही उसके मुंह से निकल जाता है कि तुम वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। मैंने आज तक कभी तुम जितनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। मैंने जैसा सोचा था तुम उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो। लड़का अपनी भावनाएं व्यक्त कर देता है। तभी जो दुल्हन है वो बोलती है कि ठीक है, आपको मेरे साथ आज की रात जो करना है वो आप कर सकते हैं, जो आपका दिल चाहे वो आप कर सकते हैं, जिस तरह से आप मेरे साथ रहना चाहें वैसे रह सकते हैं। लेकिन मेरी एक गुजारिश है कि सुबह मेरी लाश को मेरे मायके भिजवा देना। इतना सुनना था कि दूल्हा अपने आप को रोक नहीं पाता और वहां से खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर जोर से चिल्लाता है कि ये तुम क्या कह रही हो। नमस्कार, मैं ज्योति गौड़ और आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी वाकई में आपको झकझोर देगी, सोचने पर मजबूर कर देगी कि एक नई नवेली दुल्हन जिसकी अभी नई नई शादी हुई है, जो शादी के घर में अभी पहली उसकी रात है और पहली रात में ही वो अपने पति से कहती है कि आज की रात तो तुम्हें जो मेरे साथ करना है कर लो, मगर सुबह मेरी लाश को मेरे मायके पहुंचा देना। आखिर इसकी वजह क्या रही होगी। लेकिन जब इस वजह के बारे में पता चलता है तो पता चलने के बाद सभी लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप भी जब इस कहानी को सुनेंगे तो सुनकर एक बार सोच में पड़ जाएंगे कि समाज में आज भी ऐसे लोग हैं जो लोगों की इंसानियत को भी समझते हैं और लोगों के प्यार को और जज्बातों को भी समझते हैं। तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि जो ये लड़की है ये बताना शुरू करती है कि ये जो लड़की है ये जब अपने घर पे रहा करती थी तो ये अपनी बीएससी की पढ़ाई कर रही थी। तो बीएससी की पढ़ाई करने के लिए इन्हें शहर जाना होता था। ये गांव से शहर जाया करती थी। शहर जाने के लिए 4 सहेलियां होती थी। चारों सहेलियां साथ साथ शहर जाती थी और शहर से चारों ही वापस भी साथ साथ आती थी। ऐसे ही समय बीतता रहता है। लेकिन जब ये लोग जाया करते थे तो जब रास्ता पार करते थे तो रास्ता पार करते वक्त रास्ते में एक पुल पड़ता था और वो जो पुल था एक तरह से ऐसा था कि वहाँ से जो प्रकृति का सौंदर्य है बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता था। लोग वहाँ पर काफ़ी समय तक रुक जाया करते थे, ठंडी हवाएं चला करती थी। वहाँ की दूर दूर तक जो पानी ही पानी है, देखने में बेहद खूबसूरत लगता था। लोग वहाँ पर रुककर सेल्फियाँ लिया करते थे, थोड़ा समय बिताया करते थे। एक तरह से वो एक पर्यटक स्थल जैसा ही बन गया था। अब जो ये लड़कियां जाती थी और जब आती थी तो कुछ समय ये भी वहां पर रुक जाया करती थी। अब ऐसे ही समय बीतता जाता है और वहां पर कुछ मछुआरे भी होते हैं जो मछलियां पकड़ने का कार्य क्या करते थे। उन्हीं मछुआरों में से एक लड़का होता है जो मछली पकड़ने में बेहद माहिर था। यानी मतलब और बाकी जो मछुआरे थे वो जितनी मछलियां नहीं फंसा पाते थे वो अकेला इतनी मछलियां उसमें फंसा लिया करता था। लड़के का नाम सोनू होता है, सोनू निषाद। जो ये सोनू निषाद है ये जैसे ही कांटा फेंकता था जल्दी से मछलियां पकड़ लिया करता था। अब जो ये लड़कियां हैं ये लगभग रोज उसे देखती हैं और देखकर एक दिन जो ये लड़की है इनमें से एक लड़की का नाम होता है सीमा। और जो सीमा है वो जिज्ञासावश, कहते हैं कुछ लड़कियों को किसी चीज़ का शौक होता है, कोई कार्य उन्हें अच्छा लगे, लुभावना लगे तो वो उसकी ओर आकर्षित होना शुरू कर देती हैं। तो जो सीमा है उसे मछलियां पकड़ते हुए देखना बेहद पसंद था। उसके मन में एक इच्छा जाहिर होती है क्यों ना एक मछली वो भी पकड़ कर देखे, लेकिन कहे किससे। तभी वो उस लड़के के पास जाती है जिसका नाम सोनू निषाद होता है। सोनू निषाद के पास जाकर के वो कहती है क्या मैं एक मछली पकड़ सकती हूँ। तो वो बोलता है कि ये चीज़ें तुम्हारे बस की नहीं है, तुम ये सारा कार्य नहीं कर पाओगे। तो वो कहती है कि मैं लड़की हूँ तो तुमने क्या सोचा, क्या मैं ये नहीं कर सकती, मेरा भी मन है, मैं भी करना चाहती हूँ,
तुम मुझे ये कार्य करने दोगे या नहीं। जो सोनू है वो मान जाता है और वो बोलता है कि ठीक है, मैंने कांटा फेंक दिया है, जैसे ही मछली जाल में फंसेगी, कांटे में अटकेगी, तुम उसे खींच लेना। अब थोड़ा सा इंतजार किया जाता है, एक मछली उसमें फंस जाती है और जैसे ही सीमा मछली को खींचना शुरू करती है, मछली अपनी ओर जोर लगाती है। वो थोड़ी बड़ी होती है, वो अपनी ओर जोर लगाती है और सीमा अपनी ओर लगा रही है, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। वो जैसे ही गिरने लगती है, सोनू उसे थाम लेता है, सोनू उसे पकड़ लेता है और वो कहती है कि मुझे पकड़ने से अच्छा है मछली को खींचो, वरना मछली छूट जाएगी। वो दोनों जोर लगाते हैं और आखिर में मछली को पकड़ लिया जाता है। अब जो सीमा है वो बेहद खुश होती है, खुशी से चिल्लाने लगती है, झूमने लगती है कि आज पहली बार उसने मछली को पकड़ लिया। अब वो अपने घर चली जाती है, लेकिन उसकी जो हंसी थी, उसका जो मुस्कुराना था, उसका जो चहकना था, वो सोनू को बेहद पसंद आता है और सोनू कहीं ना कहीं उससे बेहद पसंद करने लगता है। अब वो घर तो आ जाता है, लेकिन घर आने के बाद भी सीमा की यादों में ही खोया रहता है। अब वो इंतजार कर रहा है कल की दोपहर का, जब वो उससे मिलेगा। अब वो जाता है और जाकर के पहले ही वहां पर खड़ा हुआ है। अब सुबह जब वो कॉलेज जाती है तो वो उससे कहती है कि आज आते वक्त भी मैं मछली पकड़ूंगी, तुम मेरा यहाँ इंतजार करना, चले मत जाना। वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारा यहीं इंतजार करूंगा। दरअसल वो जाने आया ही नहीं था, वो तो इसी बहाने से आया था कि आज वो सीमा के साथ समय व्यतीत करेगा। जब सीमा के आने का समय होता है, उससे पहले उसके कांटे में मछलियां फंस जाती हैं, लेकिन वो उसे रोक करके वहीं पर खड़ा रहता है और सीमा का इंतजार करता है। तभी उसे सीमा दिखाई देती है और वो उसे आवाज लगाकर कहता है कि देखो, मछली पकड़ो, अभी अभी ही ये कांटे में फंसी है। सीमा आती है और मछलियों को निकालना शुरू कर देती है। एक मछली, दो मछली, तीन मछली, चार, ऐसे करके 4-5 मछलियां वो निकाल लेती है। आज उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। जिस कार्य को करने के लिए उसका मन कर रहा था, वो कार्य उसने बड़ी ही सफलतापूर्वक कर दिया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। वो बहुत जोर से चीखने लगती है, चहचहाने लगती है और बड़ी ही खुशी से वहीं पर नाचना शुरू कर देती है। उसके साथ सेल्फियां लेती है, मछली के साथ फोटो खिंचवाती है और उसकी खुशी देखकर कहीं ना कहीं सोनू बहुत ज़्यादा खुश होता है। अब वो अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद अब ये सिलसिला रोज चल निकलता है। सीमा का आना है, सोनू का वहाँ पर रुकना है और मछलियों का पकड़ना है। ऐसे ही एक दिन जो सीमा है वो बोलती है कि तुम यहीं पर मछलियां पकड़ते हो और कोई कार्य नहीं करते क्या? वो बोलता है कि नहीं, मैं कार्य तो करता हूँ, मैंने पढ़ाई की हुई है, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ही रहा था, लेकिन मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई, इस वजह से मैं यहीं पर अपने पिताजी का ये कारोबार संभालने लगा। मेरे पिताजी एक मछुआरे हैं और मैं उन्हीं के कार्य में उनकी मदद करता हूँ। ऐसे ही धीरे धीरे उन दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू होने लगता है, समय बीतने लगता है और धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता जा रहा है। अब ये दोनों आते हैं, जाते हैं और दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो इन दोनों के बीच की नज़दीकियां हैं, ये अब आसपास के लोगों को भी समझ आने लगती हैं। जो सीमा की सहेलियां हैं, वो उसे छेड़ना शुरू कर देती हैं, उसे बोलना शुरू कर देती हैं। एक दिन सोनू बोलता है कि कुछ मछलियां जो तुमने पकड़ी हैं, इन्हें घर ले जाओ। तो वो बोलती हैं, क्या मैं रास्ते में मछलियां उठा करके घूमूंगी? ऐसा नहीं है, मेरे घर वाले आखिर क्या कहेंगे? तभी एक सहेली ताना मारते हुए कहती है कि तुम्हें इतना ही शौक है सीमा को मछली खिलाने का, तुम इन्हें भून कर क्यों नहीं ले आते? इतना कहना था कि दूसरे दिन सोनू मछलियां भूनकर ले जाता है और जा करके उनके सामने रख देता है और बोलता है कि लो। अब ये तीनों लोग सीमा को छेड़ने लगते हैं कि तुमसे कितना प्यार करता है, तुम्हारे लिए उसने मछलियां भूनकर भी ले आया। अब धीरे धीरे सीमा के मन में भी सोनू के लिए प्यार पनपने लगता है। इन दोनों की नज़दीकियां बढ़ने लगती हैं, दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। आते जाते ही ये लोग आपस में मिला करते थे, नंबरों का आदान प्रदान हो जाता है, बातें फ़ोन पर भी होने लगती हैं।
और कहते हैं इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता, जितनी कोशिश करें उतना ही लोगों की नज़रों में आ जाता है। धीरे धीरे ये खबर आसपास के लोगों को पहुंचते पहुंचते उस लड़की के घर पर भी पहुंच जाती है। दरअसल जो ये लड़की थी सीमा सिंह, ये एक जमींदार फैमिली से है। उनका वहाँ पर बोलबाला है, उनकी उस गांव में तोती बोलती है। जमींदारी का रुतबा इतना है कि आसपास के लोग भी उनसे डरा करते थे। एक तरह से दबंगई परिवार था। अब जैसे ही उन्हें पता चलता है, वो 4-5 लोग आते हैं, उसके भाई और उसके दोस्त, और आकर के सोनू निषाद को ताबड़तोड़ पीटना शुरू कर देते हैं। पहले तो सोनू समझ ही नहीं पाता कि आखिर उसके साथ हुआ क्या, लेकिन जैसे जैसे उसे मार रहे हैं तो अंत में एक व्यक्ति बोलता है कि सीमा के नज़दीक भी मत आना, तुम कहाँ एक मछुआरे, कहाँ हमारी बहन, तुमने औकात देखकर भी प्यार नहीं किया। वो उसे समझाता है और कहता है कि उससे दूरी बनाकर रखना, वरना तुम अपनी जान गंवा बैठोगे। कुछ समय तक तो सोनू पुल पर नहीं जाता, लेकिन बातचीत का सिलसिला उनका खत्म नहीं होता। कहते हैं कि प्यार करने वाला इंसान कितना भी उसे मजबूर कर दिया जाए, वो रुकता नहीं है। अब धीरे धीरे सीमा और उसके बीच फिर से नज़दीकियां बढ़ने लगती हैं। दोनों एक दूसरे से फिर से बातचीत करना शुरू कर देते हैं और सीमा को घर पर मारा जाता है, पीटा जाता है, उसे बहुत समझाया जाता है, लेकिन सीमा मानने के लिए तैयार नहीं है। और जो ये जमींदार फैमिली है, इन्हें अपनी नाक का बड़ा रौब है कि हमारी नाक कट जाएगी, हमारी इज्जत उछल जाएगी। इसी वजह से वो सोनू के ऊपर एक झूठा केस लगाते हैं। फर्जी केस के अंदर उसे जेल भिजवा दिया जाता है। अब वो जेल पहुंच जाता है। इसी बीच सीमा को धमकी दी जाती है कि वो जिंदगी भर जेल में सड़ेगा, इस वजह से जहां तुम्हारी शादी कर रहे हैं वहां खुशी खुशी अपनी शादी कर लो। सीमा को इतना मजबूर किया जाता है कि आखिर सीमा शादी के लिए तैयार हो जाती है। उसकी शादी कर दी जाती है। शादी करके वो ससुराल पहुंच जाती है और ससुराल में जब उसकी सुहागरात है, वो कहानी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। वो अपने पति से सीधा यही कहती है कि आज की रात तुम्हें मेरे साथ जो करना है वो कर लो, लेकिन सुबह मेरी लाश मेरे मायके पहुंचा देना। मैं चाहती हूँ कि मेरा अंतिम संस्कार उन्हीं के हाथों से हो। लेकिन अब जो पंकज है वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे शादी करके लाया हूँ, तुम्हारे ऊपर इतना खर्च किया है, मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता। वो बोलती है कि मैंने जिससे प्यार किया है, मैं उसके साथ ही रहना चाहती थी और मैंने उसके साथ जीवन नहीं बिताया, तो मैं अब जीना भी नहीं चाहती। इतना सुनना था कि पंकज वहां से बाहर चला जाता है। जैसे ही बाहर जाता है, कुछ ही समय में 2 से 3 मिनट में वो अंदर आता है और उसके साथ में सोनू निषाद खड़ा होता है। वो बोलता है कि सीमा, और जैसे ही सीमा सोनू की आवाज़ सुनती है, आवाज़ सुनकर वो चकरा जाती है। उसे लगता है कि शायद वो कोई ख्वाब देख रही है, कोई सपना देख रही है, लेकिन हकीकत में सोनू उसके सामने खड़ा हुआ था और सामने आसपास कुछ रिश्तेदार भी होते हैं जो जोर जोर से हंसना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन सीमा को कुछ समझ नहीं आ रहा। सीमा का सर घूम जाता है और सीमा सकपका जाती है। लेकिन अब सोनू से बताना शुरू करता है कि ऐसे ऐसे जिस दिन उसकी जमानत हुई, उसे पता चला कि घर वाले तुम्हारी शादी कर रहे हैं। शादी पे जो पता लिखा था उसमें उस पते पर जिसका नाम था पंकज, वो मेरा बचपन का दोस्त है। हम दोनों साथ साथ ही पढ़े हैं, हम साथ साथ ही हमारी दोस्ती रही है और इसे तुम्हारे बारे में पहले से पता था। हम दोनों साथ साथ रहते थे, इसकी और मेरी बातचीत होती रहती थी। मैंने तुम्हारे बारे में भी इसे बताया। जब हम दोनों की बातें हुई तो मैंने इसे बताया कि घर वाले मेरी शादी इससे करवाना चाहते हैं, लेकिन लड़की के घर वाले कभी नहीं मानेंगे। जब मैंने पंकज से सारी चीज़ें कही तो पंकज ने कहा वैसे तो वो लोग नहीं मानेंगे, लेकिन ऐसा करते हैं कि हम शादी कर लेते हैं और ये शादी सिर्फ एक दिखावा होगी। कानूनी तौर से मैं उसका विवाह तुम्हारे साथ करवा दूंगा, लेकिन एक टेस्ट लिया जाता है। एक बार देखा जाए कि लड़की कहीं टूटकर तुम्हें छोड़ तो नहीं देगी, घर वालों के दबाव में आकर वो तुम्हें छोड़ तो नहीं देगी, क्या वाकई में वो तुमसे सच्चा प्यार करती है। इस वजह से हमने तुमसे शादी की और शादी करने के बाद ही पंकज ने उस पर दबाव भी बनाया कि हम तुम्हें खुश रखेंगे, अच्छे से रखेंगे, अच्छे तरह से जिंदगी देंगे, लेकिन सीमा नहीं मानी।
इस वजह से पंकज ने सोनू के साथ उसका विवाह करवा दिया। कानूनी रूप से जो पंकज के पिता थे वो एक एडवोकेट थे, वो बोलते हैं कि आज के बाद तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, मैं तुम्हारा कोर्ट में विवाह करवा रहा हूँ और आज के बाद तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी मैं लेता हूँ। इस तरह से सोनू और सीमा की शादी करवा दी जाती है और वो खुशी खुशी वहां पर रहना शुरू कर देते हैं। इसी बीच पंकज हमेशा सोनू से कहता है कि जैसी बीवी तूने तेरे लिए ढूंढी है ऐसी ही जीवन संगनी मेरे लिए भी जरूर ढूंढना। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना या आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सजग करना है, जागरूक करना है। बहुत सारी कहानियां हमारे समाज में होती हैं, ये सच्ची घटनाएं हैं, लेकिन ऐसी सच्ची घटनाएं बहुत सी ऐसी होती हैं जो आप लोगों तक पहुंचती ही नहीं है, आप लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती या छापी ही नहीं जाती। लेकिन मुझे ये कहानी अच्छी लगी तो मेरा मन किया मैं आप लोगों के साथ भी साझा करूं। कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें, बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।